वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 50 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 51। जो कल हमने एक टेस्ट लगाया था वो ज्योग्राफी का था। उसमें सोलर सिस्टम हमने कवर किया था और 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। यह है टेस्ट नंबर 51 और इसमें भी हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 51 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। प्रश्न सारे के सारे अच्छे हैं इसमें भी। तो पहला प्रश्न है, साउथ अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, और कौन सा इसमें सही होगा। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी बोल रहा है, एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी आबादी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन बहती है। अमेजन अफ्रीका में बहती है या साउथ अमेरिका में बहती है? देखिए, अफ्रीका में नील नदी बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में जो है वो बिल्कुल अमेजन बहती है। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ज्योग्राफी के प्रश्नों के लिए, और इंडिया के मैप की भी। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखोगे साउथ अमेरिका को, तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर है, यहाँ पूरब लिखा है, और उसके पूरब में जो है वो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पश्चिम लिखा है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी दूसरा वाला सही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर जो है फैली है, और तीसरा वाला भी सही है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। ये देखिए साउथ अमेरिका है, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। साउथ अमेरिका इसके पश्चिम में है पैसिफिक, और इसके उत्तर में है, इसके पूरब में है या ईस्ट में है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक में भी ऊपर से नीचे को काउंट कर लो तो इसको नॉर्थ अटलांटिक, यह है साउथ अटलांटिक, और यहाँ है साउथ पैसिफिक, और यहाँ है नॉर्थ पैसिफिक। तो पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि इस महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध मतलब क्या? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दीजिए, 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन। अर्थ को 2 भागों में बांट दिया इसने, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो साउथ अमेरिका अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में ही है। ठीक है, और यहाँ एक रेखा और है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक यहाँ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो, सॉरी, यानी कर्क, और यह है मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दूसरा प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पेड़ पौधों की वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है या ऑक्सीजन? देखिए, CO2 ही चाहिए उनको, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, वो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है सर्वाधिक है, 78% N2 सभी जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ये फिलहाल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, और 1% दूसरी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है, प्राण वायु बोलते हैं ऑक्सीजन को, O2। और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक तरह से ये प्राकृतिक घटना है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वायुमंडल में मध्यमंडल किन 2 परतों या मंडलों के बीच पाया जाता है? तो यह अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चले जाओ तो 5 मंडल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाएगा
समताप मंडल, और यहाँ बीच में आ जाएगा मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर आ जाएगा आयन मंडल। तो ये आयन मंडल है, ये समताप मंडल है, बीच में हो गया मध्यमंडल। तो समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल या मीजोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। पृथ्वी अर्थ सरफेस से सबसे जो निकटतम परत है वो कौन सी है वाली? ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, बर्फ, वर्षा, ये सारी, ठीक है, जो मौसमी क्रियाएं होती हैं वो इसी में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। देखिए, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं तथा हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से जो है बचाव करता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। क्या क्या है ये? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। उत्तर ध्रुव के चारों ओर लगभग वृत्ताकार, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान त्रिभुजाकार आकृति। तो एक तरह से इनके स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, कौन कैसा दिखता है। जैसे कि पैसिफिक ओशियन जो है लगभग वृत्ताकार है, वर्ल्ड मैप पर अगर इसको देखोगे तो आप। जो अटलांटिक ओशियन है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, ऐसे। यहाँ है साउथ अमेरिका और इधर है अफ्रीका। जो हिंद महासागर है वो, उसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, और जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। तो बी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। बी का 2, डी का 4, बी का 2, डी का 4, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 3 2 1 4। इसमें देखिए, अटलांटिक ओशियन अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, देखिए, और इसके पश्चिम में है साउथ अमेरिका, इसके पूरब में अफ्रीका। और जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, लगभग वृत्ताकार है, पूरा वर्ल्ड में देखेंगे तो वृत्ताकार। और जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, वो है त्रिभुजाकार, ये देखिए त्रिभुजाकार बन रही है आकृति उसकी। और जो आर्कटिक ओशियन है वो ऊपर की तरफ है, उत्तरी ध्रुव में। चलिए, तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर कैपिटल एस के आकार का है। और हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम विदेशी किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी भारत के नाम पर रखा गया। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, और इसके उत्तर में है एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका और पूरब में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसके उत्तर में है एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका और पूरब में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो करेक्ट है, मतलब कोई स्टेटमेंट बना सकता है इस वाली लाइन से। आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। नंबर 5 पर आ जाइए। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे बिजी यानी व्यस्ततम महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर वही है जो अंग्रेजी के कैपिटल एस अक्षर के समान दिखता है, यानी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर अटलांटिक महासागर। नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे कथन कारण दिए हैं, विचार करना है। कथन क्या बोलता है, कारण क्या बोलता है? कथन है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है वो पोताश्रों के लिए और पत्थरों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। क्यों रखती है, क्या कारण है इसका? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी और चौड़ी है। देखिए, मैंने सीरीज में बताया होगा पहले भी ज्योग्राफी पढ़ाते समय, जितने भी पत्तन हैं, पोताश्रय हैं, उनके लिए आदर्श तटरेखा होती है कटी फटी दंतुरित। तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है वो सीधी चौड़ी नहीं है, दंतुरित है, कटी फटी है। इसलिए वो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो पोताश्रय पत्थरों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है।
करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, व्याख्या तो क्या ही करेगा। ठीक है, तो दोनों ए में क्या है, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या करता है दोनों तो सही नहीं है, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा कथन सही है कारण है गलत। तो सी वाले स्टेटमेंट में मिलेगी वो बात अपने को, कथन सही है कारण गलत है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर है यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कटी फटी, और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों और पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। इस चीज़ को वैसे ही अलग से याद रखिएगा, सीधी तटरेखा, गोल तटरेखा, कटी फटी तटरेखा। तो कटी फटी तटरेखा पोताश्रों के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है, नीचे कुछ कथन दिए हैं, वो कथन किस महासागर से संबंधित है, तीन तीन कथन है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता होगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत है सबसे बड़ा। तो पैसिफिक की बात हो रही है, तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए, समय बचाया। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है, यानी जो मेरियाना गर्त है वो इसी के अंदर है, सबसे गहरा। और इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं वो पैसिफिक ओशियन के लिए हैं, ए है इसका आंसर। देखिए ऊपर दिए गए जो कथन हैं वो प्रशांत महासागर के संदर्भ में है, पैसिफिक ओशियन के। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो जरा। तो सबसे बड़ा तो पैसिफिक है, पैसिफिक यानी सभी में देखिए एक 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 एक, एक सभी में कॉमन है। एक के बाद है पैसिफिक के बाद आएगा अटलांटिक, यानी एक और तीन हो जाना चाहिए। अब जहाँ एक तीन नहीं है उसको हटा दीजिए, बी में है, डी में है, सी में है। और इसके बाद आ जाएगा हिंद महासागर, यानी एक तीन दो, एक तीन दो, जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। सी या डी में से एक आंसर हो सकता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है दक्षिण महासागर, और दक्षिण महासागर के बाद आता है सबसे छोटा आर्कटिक। तो चौथा और सबसे लास्ट में है पांचवा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी, एक तीन दो चार पाँच। देखिए विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा छोटा दक्षिण महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये दक्षिण महासागर क्या है भाई। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिण महासागर कहते हैं। मतलब इन तीनों महासागर का जल जो विस्तारित होकर नीचे तक गया, दक्षिण तक फैला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप है इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर है, और बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। 10वां प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य होगा। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला दो तब भी उससे अधिक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्व किनारे पर स्थित है, पूर्वी किनारे पर, और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, स्थायी मानव निवास नहीं है यहाँ पर, जैसे कि लद्दाख में लोग रहते हैं, तो वैसा नहीं है। तो सही है बिल्कुल बात ये वाली।
शोध केंद्र हैं तो उसमें कुछ वैज्ञानिक वगैरह काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, कोई मानव कॉलोनी वैसे नहीं रहती है गृहस्थ जीवन बिताकर। तो पहला वाला सही है। और ये दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर नहीं बल्कि मध्य में है। ये तो खुद ही साउथ पोल पर है, नीचे की बर्फ से ढका रहता है पूरा। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और तीसरा सही होगा, तो सी है इसका आंसर। देखिए केवल एक और तीन सत्य है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, जल वाष्प। तीनों ही है ये तो, 1 2 3 डी है इसका आंसर, ABC। देखिए पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। 12वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा में, कोस्टा रिका में, निकारागुआ में, होंडुरास में। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो मिलते हैं वो पनामा में मिलते हैं। दिख रहा होगा ये आपको, देखिए। तो ए है इसका आंसर। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि कहा जाता है, और यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है या करती है। नंबर 13 पर आ जाइए। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली कैनाल यानी नहर का नाम क्या है? एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। जोड़ती भी है स्वेज नहर। देखिए मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, याद रखिएगा। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, वरना बिल्कुल घूम के जाते थे नीचे से। नंबर 14 पर आ जाइए। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? इस प्रश्न को बताया कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यह है इक्वेटर लाइन। ये तीनों के तीनों होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। ए है इसका आंसर। देखिए अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। नंबर 15 पर आ जाइए। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली जो स्थलीय संरचना है वो कौन सी है? एशिया को यूरोप से कौन कौन अलग करता है इसमें से? यूराल नदी अलग करती है, यूराल पर्वत अलग करता है, काकेकस पर्वत अलग करता है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना, बिल्कुल ये तीनों के तीनों हैं। डी है इसका आंसर। देखिए यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई देते हैं जो यूराल पर्वत, काकेकस और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को कहते हैं यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। नंबर 16 पर आ जाइए। विश्व के महाद्वीपों का आकार के अनुसार कौन सा क्रम सही होगा? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, तो एशिया तो चारों में कॉमन है। एशिया के बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? एशिया के बाद आ जाएगा अफ्रीका, जहाँ जहाँ नहीं है हटा दीजिए, जहाँ जहाँ नहीं है हटा दीजिए। तो एशिया के बाद आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप नहीं आएगा, यूरोप छोटा है। सी हो जाएगा इसका आंसर। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
और यूरोप। ठीक है, यही क्रम है ना। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और बीच में एक और आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से छोटा यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। वहाँ एक चीज़ निकाल रखी थी, क्या? अंटार्कटिका निकाल रखा था यहाँ से, यहाँ आएगा अंटार्कटिका की जगह। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी तो निकाल रखा था सबसे छोटा। तो सबसे अच्छा जो सही उत्तर है वो सी है। नंबर 17 पर अजय, विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो किस महासागर में है? तो उसी के कारण वो सबसे गहरा महाद्वीप महासागर कहलाता है, यानी प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त है वो। देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। गर्त को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रेच। इसकी गहराई कितनी है? वो 11,022 मीटर है। नंबर 18 पर अजय, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 8,848.86 मीटर की ऊंचाई है इसकी। देखिए, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। और दूसरे स्थान पर है केटू, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर की ऊंचाई है। चीन ने कुछ शोध किया था हाल ही के वर्षों में, जो बोल रहा है ये कुछ बढ़ गया, छोट मतलब इसकी हाइट जो है और बढ़ाकर बताई उसने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जैव मंडल में शामिल है स्थल मंडल, जैव मंडल में शामिल है जल मंडल, जैव मंडल में शामिल है वायुमंडल भी। तो जहाँ जहाँ तीनों है उसको लगा दीजिए, डी है इसका आंसर। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। देखिए, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी मंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? समताप मंडल में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फियर। देखिए, तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वातावरण को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं वो? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, बहिर्मंडल हेक्सोस्फियर। बात करेंगे इसकी, क्योंकि इसी में पाई जाती है ओजोन परत। यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। ठीक है, यह ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है। ठीक है, हवाई जहाज़ की उड़ान के लिए। कौन कौन से लाभ हैं? जैसे कि यह तूफान मौसम से ऊपर है, क्योंकि ये तूफानी, क्योंकि सारे तूफान तो इस मंडल में आते हैं ना। और इसमें स्थिर, तेज और क्षैतिज हवाएं हैं। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो यूवी किरणों को अवशोषित करती है तथा हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो सारी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, बिजली की चमक या कड़क, आंधी, तूफान, वो सब इसी मंडल में आते हैं। इसलिए प्लेन जो है इस मंडल में उड़ता है, क्योंकि शांति रहती है यहाँ पर। चलिए, आपने देखा होगा प्लेन में अगर सफ़र किया होगा तो बादल आपको नीचे दिखाई देते हैं, नीचे, यानी इस मंडल के वो ऊपर उड़ा रहा है उसको। तो बारिश बारिश जो आएगी वो यहीं से नीचे चली जाएगी। लेकिन जब उसको लैंड करना, अगर बारिश पड़ी होती है या फिर बिजली की चमक, तब देखा होगा आपने कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मंडल से इस मंडल में आएगा फिर नीचे जाकर लैंड करेगा। चलिए, तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। और इन सभी की फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। पीडीएफ मिलेगी आपको पेड ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।